प्यारे बच्चों नमस्ते, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 2। तो ये जो हमारा चैप्टर नंबर 2 है ना दोस्तों, इसमें हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? तो जो हमारा अर्थ है इसके बारे में ही हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अर्थ के जो इंटीरियर पार्ट में जो भी हलचल होती है, जो भी मूवमेंट्स होते हैं, उसको हम समझने वाले हैं। देखो इसका नाम ही क्या है, एंडोजेनेटिक मूवमेंट। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारे अर्थ का इंटीरियर पार्ट है ना, उसमें जो हलचल होती है, जैसे अर्थ के इंटीरियर पार्ट में देखो मैंने आपको क्लास 8 में बताया था कि ये जो हमारा अर्थ है ना, इसके अलग अलग लेयर्स होते हैं। जैसे अर्थ का जो ऊपरी लेयर है, इसको हम क्या कहते हैं, क्रस्ट कहते हैं, जिसके ऊपर हम रहते हैं, राइट। फिर उसके नीचे क्या आ जाता है, मेंटल आता है, और फिर उसके बाद यहाँ पर क्या आता है प्यारे बच्चों, कोर आ जाता है ना। तो इसके देखो अर्थ के ऊपर तो हम रह रहे हैं, लेकिन इसका जो इंटीरियर पार्ट है ये हो गया मेंटल और ये हो गया कोर। अभी भी ये जो इसके अंदर वाले पार्ट है ना, वो अभी भी मोल्टन फॉर्म में है। ठीक है, कुछ तो यहाँ पे क्या है, हार्ड है, और कुछ तो मोल्टन फॉर्म में है। मोल्टन मतलब आप समझते हो ना, जैसे मोल्टन यानी पिघला हुआ, राइट। तो अगर कोई चीज पिघली हुई रहेगी तो क्या होगा, उसमें हलचल तो होगी ना। तो ठीक उसी प्रकार से जो हमारा अर्थ है उसके इंटीरियर पार्ट में मूवमेंट होते रहते हैं, और उन हलचल के कारण हमारे अर्थ के ऊपर यानी क्रस्ट के ऊपर क्या क्या प्रभाव होता है, वो हम यहाँ पर इस चैप्टर के माध्यम से समझने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर यही हम एंडोजेनेटिक मूवमेंट पूरा के पूरा स्टडी करने वाले हैं। ओके, तो अभी मैं आप लोग को एक और बात बता दूं, जैसे कि ये जो हमारा चैप्टर है ना, ये थोड़ा सा क्या है, बड़ा है, इसीलिए मैंने क्या सोचा है कि इसके लिए मैं 2 वीडियोस अपलोड करूंगी। एक तो पार्ट 1 का, दूसरा पार्ट 2। ठीक है, तो आप दोनों ही वीडियोस को देख लीजिएगा। अभी ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ये है आपका पार्ट नंबर 1, जिसमें हम कुछ चीजें देखेंगे, और फिर उसके बाद जो हमारा पार्ट नंबर 2 होगा उसमें हम जो बचे हुए कॉन्सेप्ट्स रहेंगे उनको क्लियर करेंगे। ठीक है, चलो सब कुछ मैंने बता दिया है, अब हम शुरू करते हैं इस चैप्टर को पढ़ना। तो देखो यहाँ पर ना, पहले तो आप जरा इसको देख लीजिए, आपको यहाँ पे कुछ तो समझ में आ रहा होगा। ध्यान से देखो, आपको पता चल जाएगा। बोलो यहाँ पर कौन सी मतलब क्या हुआ है, सोचिए क्या हुआ है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि बिल्डिंग गिरी हुई है ना। ये देखो पूरा यहाँ पे मकान गिरा हुआ है, इधर से कुछ गिर रहा है, यहाँ पे लोग देख रहे हो दबे हुए हैं, कोई ऊपर यहाँ पे इधर उधर आ जा रहे हैं। तो ये है क्या, तो ये है आप लोगों का भूकंप, अर्थक्वेक। अर्थक्वेक आप लोग जानते होंगे, है ना। भूकंप आता है तो पूरी धरती जो है पूरी की पूरी हिल जाती है। जो बिल्डिंग्स हमारे पृथ्वी के ऊपर, अर्थ के ऊपर बने रहते हैं, वो भी धराशायी हो जाते हैं, बड़ी बड़ी इमारतें गिर जाती हैं, है ना। तो ये जो यहाँ पे भूकंप आया हुआ है, अर्थक्वेक आया हुआ है, जानते हैं आप किसके कारण आया? वो इसी कारण आया कि हमारा जो अर्थ का इंटीरियर पार्ट है ना, उसके अंदर हलचल होती रहती है, निरंतर हलचल होती रहती है। अगर नॉर्मली धीरे धीरे हलचल होगी तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ऐसा भूकंप जैसा कुछ नहीं आएगा। लेकिन अगर यही हलचल तेज हो जाती है, बहुत जोर जोर से अगर हलचल होने लगी, तो फिर ये भूकंप आता है। मैं आपको बताऊंगी अर्थक्वेक के बारे में, इस चैप्टर में हमें पढ़ना है बहुत ही डिटेल में, चिंता मत करो। अभी तो बस आपको इंट्रोडक्शन दे रही थी। ठीक है, तो चलिए बच्चों अभी शुरू करते हैं हम इस चैप्टर को पढ़ना। तो देखो जैसे हम देखते हैं ना कि हमारे अर्थ के ऊपर बहुत सारे नेचुरल इवेंट्स होते रहते हैं, जैसे कि फ्लड्स आ जाते हैं, मतलब बाढ़, आंधी, तूफान, हम देखते हैं कि नहीं। अभी देखो बाढ़ आया, तो बाढ़ कहाँ पर आता है, अर्थ के ऊपर वाले साइड में आता है। और वो क्यों आता है, क्योंकि आसमान से जब बहुत ज्यादा बारिश हो जाएगी, इसके कारण क्या होता है, ये बाढ़ जैसा जो माहौल है वो बन जाता है। स्टॉर्म्स, आंधी तूफान आ जाते हैं, स्नोफॉल यानी कि बर्फबारी होने लगती है, बर्फ गिरने लगता है, राइट, और बहुत ज्यादा बारिश होने लगती है। तो ये सभी क्या होते हैं, हमारे अर्थ के ऊपर होते हैं, है ना। तो जैसे यहाँ पे अर्थ के ऊपर हम देख रहे हैं ये नेचुरल इवेंट्स हो रहे हैं, ठीक उसी प्रकार से जो हमारा अर्थ का इंटीरियर पार्ट है ना, उसमें भी कुछ हलचल होती है। और उन हलचलों के होने के कारण क्या होता है कि जो अर्थ का सरफेस है उसके ऊपर इफेक्ट पड़ता है, और जिसके परिणाम स्वरूप हम लोग अर्थक्वेक और वोल्केनिक इरप्शंस ये सारी चीजें देखते हैं। ठीक है, जैसे अगर अर्थ के इंटीरियर वाले पार्ट में होगी हलचल तो आएगा भूकंप। इसके साथ साथ जो आपके वोल्केनो रहते हैं ना, वोल्केनो पता है ना, ज्वालामुखी ऐसे रहते हैं ना, जिसके अंदर से क्या होता है कि लावा ऐसे निकलता रहता है। देखो यहां से लावा निकलेगा, ठीक है, और फिर ये आकर के हमारे अर्थ के सरफेस पे यहाँ पर क्या होगा ना, पूरा का पूरा जमा हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब क्यों होते हैं, ओनली बिकॉज ऑफ द मूवमेंट इन द इंटीरियर पार्ट ऑफ द अर्थ। ठीक है, अगर अर्थ के इंटीरियर पार्ट में मूवमेंट हो रहा है तो फिर हमें ये सारी चीजें यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगी हमारे अर्थ के सरफेस पे। ठीक है, मैं आपको ना भूकंप का एक एक्टिविटी के माध्यम से बताती हूँ कि किस प्रकार से ये जो अर्थक्वेक है ना वो आता है। जैसे आप ना ऐसे बहुत सारे बुक जो रहेंगे उनको अच्छे से सजा लेना, ठीक है, टेबल के ऊपर, और फिर क्या करोगे, इन बुक के ऊपर ना आप ऐसे करके ये खड़ा कर देना, डस्टर
चौक, जो भी चीजें खड़ी करने वाली रहेंगी उनको आप खड़ा कर लीजिएगा। ठीक है, कर दिया। अब आपको क्या करना है, यहाँ से ना एक बुक को, मतलब नीचे से बुक को उठाना है। ठीक है, एक बुक को आप अचानक से ऐसे इन सभी को छुए बिना बस इसको चुपचाप से ऐसे करके निकाल लो, तो क्या होगा बताइए, सोचिए क्या होगा, सोचिए। अभी तो आपको समझ में आ गया होगा कि क्या होगा, बोलो क्या होगा। ये जो ऊपर खड़ी हुई चीजें है ना, सारी की सारी गिर जाएंगी। तो हुआ क्या, हमने तो इसको टच भी नहीं किया। हमने किसको टच किया, हमने तो ये वाली बुक को टच किया, इससे तो इसका कोई कनेक्शन ही नहीं था, लेकिन फिर भी ये गिरा। क्यों गिरा, क्यों गिरा, क्योंकि इसके नीचे वाले पार्ट में हलचल हो रही है। तो ठीक उसी प्रकार से अर्थ पे भी होता है, अगर अर्थ के इंटीरियर पार्ट में कोई हलचल होगी तो उसका प्रभाव हमें अर्थ के सरफेस पे देखने के लिए मिलेगा। जैसे यहाँ पर मिला, इसके नीचे वाले पार्ट में हो रही थी हलचल, लेकिन फिर भी इसके सरफेस पे जो रखी हुई चीजें थी सब के सब लुढ़क गई। देखो यहाँ पर देख रहे हैं आप सभी लोग, ये बुक को हमने निकाला ना, तो ये देखो इसकी हालत क्या हो गई, सबके सब यहाँ पे गिर गए हैं। ठीक है, तो ये क्यों हुआ, क्योंकि इसके नीचे वाले पार्ट में हुई हलचल, जिस कारण से ये सब कुछ गिर गया। तो आप समझिए कि अर्थ के ऊपर ये सारे बिल्डिंग है, तो अर्थ के अगर अंदर वाले पार्ट में कुछ होगा ना, तो इसका असर यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, अच्छा अभी एक और एक्टिविटी दिया गया है, तो फिर से आप बुक वगैरह सब सजा लेना। और अब जो है ना, अब आप एक काम करो, ये जो है ना, ये बुक यहाँ पे जो भी रखे गए हैं, अब मैं इसको ये बुक दिखाती हूँ आपको। ठीक है, इन्हें ना आप पहले धीरे से धक्का देना, धीरे से, अब बुक नहीं निकालना है, धीरे से हिलाने की कोशिश करना। आप ना जब धीरे से हिलाओगे तो ये लोग नहीं गिरेंगे, जब धीरे धीरे इसमें आप उसको हिलाने की कोशिश करोगे ना तो ये नहीं गिरेंगे, लेकिन अगर आपने तेज से इसको हिलाया तो भैया फिर से हो जाएगा ये धराशायी। तो देखो, ये इस एक्टिविटी के माध्यम से हमें क्या बताने की कोशिश की गई है, हमें ये बताने की कोशिश की गई है कि अगर हलचल यानी कि जो मूवमेंट हो रहे हैं अगर वो धीरे धीरे होंगे तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब जो अर्थ का सरफेस है वो वैसा ही बना रहेगा जैसे पहले था। लेकिन अगर यही हलचल तेज हो जाती है, जैसे यहाँ पर अगर आपने तेज से बुक को ढकेला, तो क्या होगा, ये जो ऊपर की बिल्डिंग्स है वो हो जाएंगी, गिर जाएंगी। ठीक है, तो ये होता है। समझ में आया आप सभी लोगों को। तो अर्थक्वेक और जो वोल्केनोज है ना, ये क्यों होते हैं, इनस्टेबिलिटी इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ, यानी जब हमारे अर्थ के अंदर वाले पार्ट में इनस्टेबिलिटी आ जाती है, यानी कुछ इधर उधर हो जाता है, तब जाके हमें ये चीजें देखने के लिए मिलती हैं, वोल्केनो और अर्थक्वेक। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि जनरली अगर देखा जाए तो मूवमेंट इन द अर्थ इंटीरियर अकर इन द अपर लेयर ऑफ द मेंटल, यानी कि ये जो मूवमेंट होता है ना अर्थ के इंटीरियर वाले पार्ट में, वो जनरली कहाँ पर हमें देखने के लिए मिलता है, मेंटल में। क्योंकि मेंटल जो है ना वो जनरली ये फॉर्म में होता है, किस फॉर्म में होता है, मोल्टन फॉर्म में होता है। ठीक है, तो इसीलिए वहां पर ये जो मूवमेंट है वो हम देख सकते हैं, है ना। तो जब कोई चीज मूव करेगी, राइट, तो उसमें एनर्जी भी रिलीज होगी, है ना। तो होता क्या है यहाँ पे, ट्रेमेंडस मतलब बहुत सारी एनर्जी जो है ना वो रिलीज होती है बाय रेडियो एक्टिव मटेरियल इन द मेंटल। अब मेंटल के अंदर क्या है भाई, रेडियो एक्टिव मटेरियल्स हैं, जिनके कारण बहुत सारी एनर्जी जो है वो रिलीज होती है। और फिर ये जो एनर्जी रिलीज होंगी, अब एनर्जी हमेशा याद रखना कि एनर्जी कभी भी डिस्ट्रॉयड नहीं होता है, वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, मतलब अपने फॉर्म को वो चेंज जरूर कर सकता है, लेकिन आप ये सोचो कि एनर्जी को हम डिस्ट्रॉय कर दे तो दिस इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो एनर्जी कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होती है। तो मैंने आपको क्या बताया, एनर्जी रिलीज हो गई रेडियो एक्टिव मटेरियल्स के माध्यम से, है ना। तो अब क्या होगा, वो जो एनर्जी है डिस्ट्रॉय तो नहीं होने वाली, वो मरने तो वाली नहीं है ना। तो फिर वो क्या होता है, वो एक जगह से दूसरी जगह पे ऐसे करके वो ट्रैवल करने लगती है, ऐसे इधर से इधर, उधर से उधर, जो भी एनर्जी रहती है वो इधर से उधर ट्रैवल करने लगती है। और इसी के कारण क्या होता है भाई, जब फ्लो ऑफ एनर्जी होता है ना, तभी जाके इनस्टेबिलिटी आ जाती है हमारे अर्थ के इंटीरियर वाले पार्ट यानी कि मेंटल में। ओके, आप सोचो ना, यहाँ पे एनर्जी ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, तो ये थोड़ा बहुत तो उसके अंदर हलचल हो गई ना। ठीक है, तो अभी इसके कारण क्या होता है प्यारे बच्चों, वही इंस्टेबिलिटी आ जाती है मेंटल में, एंड द मूवमेंट आर क्लासिफाइड। अब ये जो मूवमेंट हो रहा है एनर्जी का, जैसे मैंने आपको बताया कि जो एनर्जी है वो ट्रैवल कर रही है एक जगह से दूसरी जगह, तो ये एनर्जी के ट्रैवल को ना, मतलब हमने क्या किया, इसको क्लासिफाई कर दिया है इनके स्पीड और किसके आधार पे, वेलोसिटी, डायरेक्शन एंड लैंड फॉर्म्स के आधार पे। तो आइए जरा हम इनका क्लासिफिकेशन समझ लेते हैं फटाक से। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, तो किस किस बेस पे क्लासिफाई किया गया है। तो सबसे पहले आपका आ जाता है वेलोसिटी यानी क्या, स्पीड के आधार पर। ठीक है, जैसे कि पहला यहाँ पर आप देखोगे तो क्या हो जाएगा, स्लो मूवमेंट, दूसरा हो जाएगा सडन मूवमेंट यानी क्या होता है, अचानक से होने वाला मूवमेंट, ठीक है, जो तेजी से होने लगे, राइट। तो जब ये स्लो मूवमेंट होते हैं ना, यानी जब
अर्थ के इंटीरियर पार्ट में धीरे धीरे करके हलचल होती रहती है। तो इसका परिणाम क्या होता है, और याद रखना ये कंटिन्यूअसली होता है, ठीक है, ये वाला जो मूवमेंट है ना वो कंटिन्यूअसली होता रहता है। तो इसका परिणाम ये होता है कि हमारे अर्थ के सरफेस पे माउंटेन्स बनते हैं और कंटिनेंट्स बनते हैं। कंटिनेंट यानी आप जानते हो जिसके ऊपर आप जमीन, जिसके ऊपर हम रहते हैं वो कंटिनेंट हो गया। बाकी माउंटेन्स तो आपको पता है पहाड़ है ना। तो पहाड़ कैसे बनेंगे, सवाल ये उठता है, तुम्हें पहाड़ बताओ कैसे बनेंगे। देखो आप सोचिए कि यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर एक भूमि है, इधर एक भूमि है, ठीक है। अब जो एनर्जी है ना वो ऐसे ऐसे करके पास पास में आते जा रही है, जो एनर्जी है वो ट्रैवल कर रही है ना। तो मान लीजिए एनर्जी एक पास पास आ रहे, तो क्या होगा, ये दोनों एक दूसरे से टकराएंगे और बहुत ज़्यादा अगर इनमें मतलब पास पास आ जाएंगे तो धीरे धीरे करके यहाँ वाला जो हिस्सा रहेगा ना वो थोड़ा ऊपर उठने लगेगा, ऊपर उठने लगेगा, और ऐसे करते करते ये पर्वत का रूप ले लेगा। और ये जो चीज़ है ना वो एक आध दिन में नहीं होती, इसको होने के लिए सालों लग जाते हैं, ठीक है। जैसे अगर मैं आपको बताऊं, कोई भी पहाड़ है ना वो समझिएगा ऐसे ही फॉर्म होता है, ठीक है। और फिर यहाँ पर हम कंटिनेंट की बात करेंगे, तो कंटिनेंट्स कैसे फॉर्म होते हैं, तो वो भी ये जो स्लो मूवमेंट होता है ना इसके कारण कंटिनेंट्स भी बनते हैं। मैं आपको आगे बताऊंगी, ये वाला टॉपिक है हमारे टेक्स्ट बुक में, पूरा डिटेल में मैं आपको समझाने वाली हूँ। अभी तो बस इसका ऊपर ऊपर से समझते हुए चलो। फिर यहाँ पे डायरेक्शन के आधार पर भी इसको बांटा गया है दो भागों में। पहला हॉरिजॉन्टल मूवमेंट। हॉरिजॉन्टल मूवमेंट यानी क्या होता है भाई, ऐसे ऐसे करके जब एनर्जी ट्रैवल करती है, तो दिस इज योर हॉरिजॉन्टल मूवमेंट। फिर अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मूवमेंट। देखो जो एनर्जी है ना वो ऐसे भी ट्रैवल करती है, ऊपर की तरफ भी जाती है, नीचे की तरफ भी जाती है। तो एक तो हॉरिजॉन्टल हो गया, दूसरा अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मूवमेंट हो गया, ठीक है। फिर ये लैंडफॉर्म्स के भी आधार पे इसको बांटा गया है। जैसे कंटिनेंट बिल्डिंग, देखो कुछ ये जो होती है ना मतलब एनर्जी, ठीक है, वो कंटिनेंट बनाने वाली होती है, राइट। ये क्या करती है, कंटिनेंट्स को क्रिएट करती है, प्लेटो बनाती है, ठीक है, हाईलैंड्स बनाती है। फिर उसके बाद यहाँ पर आ जाता है हमारा माउंटेन बिल्डिंग, है ना, फोल्डिंग और फॉल्टिंग माउंटेन जो है वो बनाते हैं, ठीक है। तो इस आधार पे क्या किया गया है, क्लासिफाई किया गया है हमारे उस एनर्जी को। तो चलिए अभी एक एक के बारे में हम पूरा डिटेल में अच्छे से समझते हुए चलते हैं। तो यहाँ पे हम फर्स्ट ऑफ ऑल बात करेंगे प्यारे दोस्तों स्लो मूवमेंट की, ठीक है। स्लो मूवमेंट यानी धीरे धीरे करके उसमें हलचल होती रहती है, ठीक है। ये देखो हम कहाँ पे आ गए, देख रहे हो कहाँ पे आ गए, यहाँ पर थे, ठीक है। चलिए तो पहले मैं आपको ये डायग्राम समझा देती हूँ, फिर तो हमें एक एक टॉपिक को पूरा अच्छे से पढ़ना ही है। तो ये समझिएगा, यहाँ पे देखो इफेक्ट और प्रेशर एंड टेंशन। प्रेशर यानी क्या होता है, प्रेशराइज करना, टेंशन मतलब तनाव, ठीक है, मतलब दूर दूर खींचना। तो आप देखिएगा द डायरेक्शन ऑफ वेव मूवमेंट, मतलब यहाँ पे जो डायरेक्शन है ना वेव्स का वो देखो यहाँ बताया गया है। जैसे वेव्स मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर, यानी जब हमारी वेव्स जो है यानी जो लहरें, जो एनर्जी बना हुआ है, ठीक है, जब वो एक दूसरे की तरफ आती है तो होगा क्या, जो हमारे हार्ड रॉक होते हैं ना, देखो हार्ड रॉक पे क्या इफेक्ट होता है और जो सॉफ्ट रॉक्स होते हैं ना उनमें क्या इफेक्ट होता है वो यहाँ पे बताया गया है। तो जो आपके हार्ड रॉक्स रहेंगे, सोचिएगा मतलब हो क्या रहा है, देखो दोनों चीजें, मान लीजिए मैंने यहाँ पे फोन ले लिया, ठीक है, अब दोनों के दोनों हार्ड है। अब दोनों में क्या हो रहा है भाई, ये हो रहा है मतलब दोनों एक पास पास आ रही है, तो पास आने से क्या होगा, एक ऊपर चढ़ेगा एक नीचे जाएगा, ऐसे ही होगा। क्योंकि ये हार्ड है तो टूटने वाली नहीं है ना। अगर ये कोमल होती तब तो क्या होता, तब ऐसा कुछ होगा, ठीक है, लेकिन ये कोमल नहीं है, ये क्या है, हार्ड है, तो ऐसे ऊपर नीचे चढ़ेंगे ये, राइट। तो ये चीज यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेंगी हार्ड रॉक पे। अच्छा मान लीजिए अगर टेंशन हो रहा है, टेंशन का मतलब क्या हुआ, जब हमारे जो वेव्स है ना वो एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि कुछ इस प्रकार से हो रहा है, तो क्या होगा, अब ये दोनों दूर दूर जा रहे हैं, दूर दूर जा रहे हैं, तो क्या होगा, कुछ ऐसी चीज आप लोगों को यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी, ठीक है। फिर सॉफ्ट रॉक में क्या होगा प्यारे बच्चों, सॉफ्ट रॉक जब वो पास पास आएंगे ना तो जो कोमल चट्टाने हैं, कोमल रॉक्स हैं, वो उनके अंदर फोल्डिंग आ जाएगी। फोल्डिंग यानी क्या, मतलब वो ऊपर उठ जाएंगे। जैसे मैं आपको इधर दिखाऊं, ये देखो ये कोमल था ना, तो इधर से एनर्जी लगाई, इधर से एनर्जी लगाई, तो जो बीच वाला हिस्सा है वो ऊपर उठ जाएगा। तो यहाँ पे वही है कि अगर सॉफ्ट रॉक रहेंगे ना तो वो ऊपर की तरफ उठ जाएंगे, और अगर ये दूर जाने की कोशिश कर रहे हैं जो हमारे वेव्स है तो फिर ऐसा होगा कि इसमें ढलान जैसा कुछ बन जाएगा, ठीक है। तो ये था इसका डायग्राम। अब आइए जरा हम देखते हैं हमारा मेन टॉपिक जो हमें यहाँ पर स्टडी करना है। ये तो एक एक्टिविटी है जो आपको समझ में आई गई होगी। आप ना एक स्ट्रिप ले लेना और ये स्ट्रिप को ना दोनों तरफ से ऐसा कंप्रेस करने की कोशिश करो, ऐसे ठेलने की कोशिश करो, उस पर प्रेशराइज करो, तो क्या होगा, यहाँ पर ये जो है ना ये ऐसा उठा हुआ आपको दिखाई देगा। तो जैसे ये स्ट्रिप हुआ वैसे ही हमारे अर्थ के ऊपर भी होता है। जो हमारी कोमल कोमल चट्टानें होती है ना, यानी जो हमारे ये होते हैं सॉफ्ट रॉक्स होते हैं, उनमें ऐसा ही कुछ देखने के लिए मिलता है। जब एनर्जी एक दूसरे की तरफ आने की कोशिश करेंगे ना, जो
वेव्स बन रही हैं, ठीक है, लहरें, जब वो एक दूसरे की तरफ आने की कोशिश करेंगे तो कुछ इस प्रकार का पर्वत बन जाता है। क्योंकि ये कोमल है तो इधर से भी यहाँ पे एनर्जी लग रही है, इधर से भी फोर्स लग रहा है, तो ये ना ऊपर उठ जाते हैं ऐसे करके, ठीक है। और ऐसे जो पर्वत यहाँ पर बनते हैं इनको हम क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, फोल्डिंग माउंटेन कहते हैं। क्या कहते हैं, फोल्डिंग माउंटेन, क्योंकि ये फोल्ड होकर के फॉर्म हुए ना। तो आइए जरा इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं फोल्ड माउंटेन के बारे में। देखिएगा, energy is transferred from the interior of the earth because of these energy waves and pressure working towards each other and in horizontal direction। यानी देखो, एक तो ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जा रही है और ये एक दूसरे की तरफ आ रही है। तो ऐसा होने से क्या होता है, जो सॉफ्ट रॉक्स का लेयर है ना प्यारे बच्चों, वो फोल्ड हो जाता है, ठीक है। और अगर प्रेशर ज्यादा हाई होता है तो यहाँ पर लार्ज स्केल फोल्ड्स आर फॉर्म एंड देयर कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीजेस। इसका मतलब क्या हुआ, देखो, अगर ज्यादा प्रेशर रहेगा तो ये और ज्यादा उठेगा, कम प्रेशर रहेगा तो कम उठ पाएगा, है ना, कम फोल्ड होगा। तो यहाँ पे वही बोला गया है। अब इसके कुछ एग्जांपल्स हम देखेंगे फोल्डिंग माउंटेन्स के, जैसे कि यहाँ पे हिमालयाज हो गया, फिर अरावली। देखो ये जो एग्जांपल्स है ना, याद रखना, आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है कि फोल्डिंग माउंटेन के एग्जाम्पल्स बताओ, तो आपको बताना रहेगा। तो क्या हो जाएगा बच्चों, हिमालय होगा, अरावली होगा, फिर रॉकीज माउंटेन हो जाएगा, फिर एंडीज हो जाएगा, और उसके बाद आल्प्स पर्वत हो जाएगा, ठीक है। तो ये सभी किसके एग्जाम्पल्स है, ये सभी फोल्डिंग माउंटेन के एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। आई होप तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो देखो, अगर आपके एग्जाम में पूछता है कि फोल्डिंग माउंटेन बताइए, तो आप ना ये पूरा अच्छे से एक्सप्लेन कर दोगे, और चाहिए तो ये जो फिगर है ना, ये भी आप बना करके दिखा सकते हो। ऐसे तो बना ही लोगे ना, ठीक है, ऐसे ऐसे तो बना करके अगर दिखा दोगे तो आपको बहुत अच्छे नंबर मिल जाएंगे, कोई आपका मार्क्स काट नहीं पाएगा, ठीक है। देखो, फोल्डिंग माउंटेन का ये भी एक एग्जाम्पल है, फोल्डेड पार्ट ऑफ अ माउंटेन। फिर यहाँ पर हिमालय एंड एडजेसेंट एरियाज, देखो यहाँ पे हिमालय का और उसके आसपास के एरिया का यहाँ पे इमेज लिया गया है, ठीक है। चलिए, अब मैं आपको यहाँ पे बताने वाली हूँ, फोल्डिंग माउंटेन तो हो गया। अब मैं आपको यहाँ पे बताने वाली हूँ प्यारे बच्चों ब्लॉक माउंटेन्स के बारे में, कि ये ब्लॉक माउंटेन्स क्या होते हैं और ये किस प्रकार से फॉर्म होते हैं। देखो, ब्लॉक यानी क्या होता है, बोलना जरा। ब्लॉक मतलब लकड़ी का एक टुकड़ा। देखो, इसको नाम से समझने की कोशिश करो। जैसे यहाँ पर था फोल्ड यानी आप समझो कि फोल्ड होकर के बना है, जैसे ये फोल्ड होकर के बना था, वैसे ही ब्लॉक यानी क्या होता है, लकड़ी का कोई बड़ा सा टुकड़ा रहेगा, ठीक है, बहुत बड़ा सा, उसको हम ब्लॉक बोलेंगे। तो आप समझिए, ब्लॉक माउंटेन भी कुछ वैसे ही फॉर्म होता है। जैसे अभी एग्जांपल्स में आपको ये पहले एक्टिविटी दिखा दो। देखो, आप ना फिर से वो स्ट्रिप ले लेना, अब दोनों तरफ से ना ऐसे खींचने की कोशिश करो, टेंशन, ठीक है। तो जब ऐसा आप करोगे तो क्या होगा, इसके अंदर दरारें पड़ जाएंगी, ऐसे दरारें पड़ेंगी और ये ऐसे करके टूट जाएगा, है ना। तो आप समझिएगा कि ब्लॉक माउंटेन भी कुछ इसी प्रकार से फॉर्म होता है। कैसे होता है, मान लीजिए जो हमारी वेव्स हैं, अच्छे से देखते रहना, ठीक है, जो हमारी वेव्स हैं, वेव्स यानी क्या, वही एनर्जी जो रिलीज हुई है, मैंने आपको बताया था ऊपर, ठीक है। तो वो समझिए ना, यहाँ पर मान लो कि ये हमारा पूरा एक माउंटेन है या फिर कोई भी पत्थर है, ठीक है। अब क्या हो रहा है, जो एनर्जी है ना, वो एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश कर रही है। यहाँ पे हो रहा है हमारा टेंशन, ठीक है। तो जब ये एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश कर रही है तो इसमें क्या पड़ जाएगा बच्चों, ये ऐसे, मतलब जब ये कंटिन्यूसली प्रोसेस होता रहेगा ना तो इसमें दरारें पड़ सकती हैं, ठीक है। कहीं पर भी यहाँ पर दरारें ऐसे ऐसे करके पड़ सकती हैं। दरारें मतलब आप जानते हो ना, इसमें ये पड़ जाएगा, ठीक है। और फिर उसके बाद देखो, यहाँ पे लिखा है, जिसको हम क्या कहते हैं, फॉल्ट कहते हैं। इसमें फ्रैक्चर्स हो जाएंगे। देखो, इंग्लिश में लिखा गया है फ्रैक्चर्स, ठीक है। बिकॉज ऑफ द इंटरनल मूवमेंट हॉरिजॉन्टल वेव्स मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर आर फॉर्म दिस कॉजेज टेंशन ऑन द लेयर्स ऑफ द रॉक, है ना। ये क्या क्रिएट करता है, जो रॉक्स के लेयर होते हैं उसके ऊपर टेंशन क्रिएट करता है, एंड इसकी वजह से क्या होता है, फ्रैक्चर्स जो है वो रॉक के अंदर आ जाते हैं, एंड दिस आर नोन एज द फॉल्ट्स। इसको क्या कहा जाता है, फॉल्ट कहा जाता है, ठीक है। चलो, ये यहाँ पे निर्मित तो हो गए। अब सुनो बच्चों, हुआ क्या, अब देखो, ये जो हमारी वेव्स है ना, वो पास भी आ सकती है, दूर भी जा सकती है। अब तो ये दूर जा रही थी, तब जाके इसमें दरारें वगैरह बन गई हैं। अब मान लीजिए ये वेव्स जो है वो पास पास आने की कोशिश कर रही हैं, ठीक है। तो जब ये पास पास आने की कोशिश करेंगी तो क्या होगा, मान लो ये कैसा है, हार्ड रॉक है, राइट। अगर ये हार्ड रॉक रहेगा तो ये दरारें पड़ा वाला जो हिस्सा है ना, वो कभी कभी क्या हो जाता है, देखो, कभी तो वो जमीन के अंदर धंस जाता है, कभी वो ऊपर उठ जाता है, ठीक है। तो वो जमीन के अंदर भी जा सकता है और ऊपर भी उठ सकता है। तो अभी ये ब्लॉक माउंटेन मैं आपको बता रही हूँ ना, तो इसमें क्या होगा, जो आपका जमीन का टुकड़ा है ना, वो ऊपर उठ जाएगा। दोनों तरफ से, इधर से पड़ रहा है बच्चों, ये क्या कहते हैं, मतलब प्रेशर पड़ रहा है, ठीक है, इधर से भी और इधर से भी। तो क्या होगा, ये जो बीच वाला हिस्सा है ना, वो ऐसे करके ऊपर उठ जाएगा। कैसे उठेगा भाई, देखो, यहाँ से ये जो बीच वाला हिस्सा है ना, वो ऊपर उठ चुका है, ठीक है। थोड़ा मैं बनाने की कोशिश करती हूँ, देखो यहाँ पर, ठीक, ये बीच वाला हिस्सा जो है ये ऊपर उठ चुका है, और ये जो ऊपर उठा हिस्सा है इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं प्यारे बच्चों ब्लॉक माउंटेन, ठीक है।
समझे? ये जमीन से ऊपर उठा कि नहीं, और किस कारण उठा हमने देखा ही, देखो यहाँ पे बनाया गया है, ये देखिए टेंशन की वजह से ब्लॉक माउंटेन, यहाँ पे भी फॉल्ट था, यहाँ पे भी फॉल्ट था, दरारें थी, फिर जब वेव्स ने पास आने की कोशिश की तो ये जो जमीन का टुकड़ा था ये भैया उठ गया है ऊपर, ठीक है। तो ये ब्लॉक के जैसा दिखाई देता है, आप देख सकते हो। ऐसे ही माउंटेन को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, ब्लॉक माउंटेन कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आप समझिएगा, और मैं आपको इसमें क्या इंपॉर्टेंट चीज बताने वाली हूँ। देखिए इसको तो ब्लॉक माउंटेन कहा जाता है, मैंने आपको बता दिया। अब जो इसका हिल टॉप होता है ना, यानी जो ऊपर वाला हिस्सा होता है ना, वो कैसा होता है, फ्लैट होता है। यहाँ पे देख लो भाई, फ्लैट है कि नहीं, देखो फ्लैट है ना, तो यही बात याद रखना। अच्छा, और क्या होता है, और इसमें एक और बात है कि अर्ली स्टेजेस में, यानी जब नया नया बनता है तो फिर यहाँ पे ना पिक्स नहीं होते। पिक्स मतलब क्या, उसकी चोटी नहीं होती। देखो जैसे ये पूरा के पूरा फ्लैट है ना, अगर हम नॉर्मली पहाड़ देखते हैं तो उसमें चोटी होती है, ये होता है इसका पीक, है ना, चोटी होती है ना। बट इसमें स्टार्टिंग के एजेस में, फिर वो धीरे धीरे करके डेवलप होगी, वो अलग बात है, बट स्टार्टिंग में अर्ली स्टेजेस में इसमें पिक्स नहीं होते हैं, है ना। और जो इसके ये है स्लोप्स, वो कैसे होते हैं प्यारे बच्चों, स्टीप होते हैं, जेंटल नहीं होते। कैसे होते हैं, स्टीप होते हैं, ओके। और यहाँ पर मुझे आपको क्या बताना है, इसके एग्जाम्पल्स आप देख लीजिएगा, जो भी मैं आपको मार्क करके दे रही हूँ जरूर से आप अपनी टेक्स्ट बुक में उसको मार्क कर लो, ताकि एग्जाम में आप आंसर लिख पाओगे, ठीक है। एग्जाम्पल देख लीजिएगा, ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन्स इन यूरोप, यूरोप में जो ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन है वो इसका एग्जाम्पल है। इसके अलावा हमारे इंडिया में भी मेघालय प्लेटो जो है वो भी इसका एग्जाम्पल हो सकता है ब्लॉक माउंटेन का, जैसे आप इस पिक्चर में भी देख सकते हो, मेघालय प्लेटो ब्लॉक माउंटेन, ठीक है, देख सकते हैं, राइट। तो ये इसका आंसर है, आप देख लो। यहाँ पर ब्लॉक माउंटेन भी हमने देख लिया, और उधर हमने क्या देखा था, फोल्डिंग माउंटेन देखा था। चलो अब हम यहाँ पे बात करने वाले हैं दोस्तों रिफ्ट वैलीज की। रिफ्ट वैलीज क्या होती है आप समझिएगा, इसी के जैसा ही कुछ ऐसा होता है। देखो इसमें क्या हो रहा था कि जो भूमि का टुकड़ा है वो ऊपर उठ जा रहा था, लेकिन अभी रिफ्ट वैली में क्या होता है कि ये जो भूमि का टुकड़ा है ना भाई, ये चला जाता है नीचे, देख रहे हो, ये नीचे चला गया, फॉल्ट था, ये दरारें थी, ठीक है। मान लीजिए जो हमारे वेव्स है ना वो एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश कर रहे थे, ऐसे ये इधर जा रहा था ऐसे, तो क्या हुआ, दूर जाने की वजह से ये जो बीच वाला हिस्सा था ना, जहाँ पे फॉल्ट दरारें पड़ी हुई थी, वो चला गया भैया नीचे, वो देखो यहाँ पे नीचे झुक गया, है ना। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, वैली कहेंगे। लेकिन कैसी वैली है, ये है आप लोगों की रिफ्ट वैली, ठीक है। समझ में आया कि नहीं? तो चलो अब देख लेते हैं इसका एग्जाम्पल नहीं, इसका एक्सप्लेनेशन, ठीक है। तो आइए मैं आपको यहाँ पे मेन जो इसका एक्सप्लेनेशन है वो बताती हूँ। देखो कभी कभी क्या होता है कि टू फ्रैक्चर्स डेवलप साइड बाय साइड, यानी दो फ्रैक्चर साइड में डेवलप हो जाते हैं अर्थ के क्रस्ट में, है ना। और फिर क्या होता है कि द लैंड इन बिटवीन द टू फ्रैक्चर सबसाइड्स, दिस सबसाइडेड डीप पार्ट इज कॉल्ड अ रिफ्ट वैली। यानी कि क्या होता है कि जो मतलब दरारें पड़ी हुई है, बराबर फ्रैक्चर्स हुए हैं, तो कभी कभी क्या होता है जब एनर्जी रिलीज होती है, मैंने आपको बताया है, तो फिर ये नीचे की तरफ चला जाता है, ठीक है। चलो अब इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है कि बोथ द स्लोप्स ऑफ अ रिफ्ट वैली आर स्टीप, यानी कि दोनों के दोनों जो ये स्लोप्स होते हैं ना वो कैसे होते हैं, रिफ्ट वैली के वो स्टीप होते हैं। स्टीप मतलब पता है, एक दो स्टीप होता है प्यारे बच्चों, और दूसरा आपका जेंटल होता है, जेंटल, ठीक है। क्या होता है मैं आपको बताती हूँ। देखो स्टीप यानी क्या, बहुत ज्यादा इस प्रकार से इसका ढलान रहेगा, जेंटल यानी क्या, थोड़ा कम रहेगा, ठीक है। तो इसमें स्टीप होता है। अब इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल द रिफ्ट वैली ऑफ रिवर नर्मदा, देखो नर्मदा नदी का इंडिया में जो रिफ्ट वैली है वो, और द ग्रेट रिफ्ट वैली ऑफ अफ्रीका, और राइन रिवर रिफ्ट वैली इन यूरोप। देखो यहाँ पे सभी का एग्जाम्पल दिया गया। इंडिया में है हमारा नर्मदा, और यूरोप अफ्रीका का क्या है भाई, वो ग्रेट रिफ्ट वैली ऑफ अफ्रीका और राइन रिवर रिफ्ट वैली यूरोप, ठीक है। तो आप देख लो, ये पिक्चर में भी आप देख करके अंदाजा लगा सकते हो। ये देखो नर्मदा का रिफ्ट वैली आप देख सकते हो, ठीक है। ऐसे ही फॉर्म हुआ है, दो अलग अलग हो गए, बीच में भूमि धंस गई, लो भैया फिर ये बन गई रिफ्ट वैली यानी कि घाटी, ठीक है। चलिए तो ये बात भी आप लोगों को समझ में आ गई होगी। यहाँ पर हमने रिफ्ट वैली भी पढ़ लिया है। अब मैं आप लोगों को प्यारे बच्चों बताने वाली हूँ कंटिनेंट बिल्डिंग। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बात की थी ना, हमने माउंटेन्स की बात की थी कि जब धीरे धीरे करके मूवमेंट होते हैं तो क्या होता है, माउंटेन्स बनते हैं, कंटिनेंट बनते हैं। तो माउंटेन तो हमने देख लिया ना, ब्लॉक माउंटेन देखा, फिर हमने वो ये फोल्डिंग वाला माउंटेन देखा, और उसके बाद हमने वो वैली भी देख लिया। चलो अब यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कंटिनेंट बिल्डिंग की, यानी कि जो हमारा कंटिनेंट्स है वो किस प्रकार से डेवलप होते हैं अर्थ के मूवमेंट की वजह से। तो आइए मैं आपको समझाऊं। देखिए प्यारे बच्चों, होता क्या है कि हमारे अर्थ का जो मतलब अर्थ है का जो इंटीरियर पार्ट है उसमें धीरे धीरे करके स्लो मूवमेंट होते जा रहे हैं, है ना, अभी भी हो रहे हैं। अब इस मूवमेंट के कारण क्या होता है कि जो अर्थ का मतलब ये जो पार्ट है ना, ठीक है, मान लीजिए समुद्र के अंदर
जो हमारा महासागर है उसके अंदर का कोई पार्ट है। अब अर्थ में हलचल होते जा रही है मेंटल वाले पार्ट में, तो ऐसा हो सकता है कि जो महासागर का जमीन है ना, जो सी बेड है वो ऊपर आ जाए और जो ऊपर वाले मतलब कोई कंटिनेंट है वो नीचे चला जाए, ऐसे हो सकता है। ठीक है, जैसे ये पूरा हमारा महासागर है, लो भैया महासागर, अब इसके नीचे कोई ना कोई जमीन होगी। अब अर्थ के अंदर क्या हो रहा है, ऐसे करके उसमें हलचल होते जा रही है, तो ऐसा हो सकता है कि ये वाली जो जमीन है ये ऊपर आ जाए। ठीक है, देखते हैं ना हम लोग समुद्र के अंदर, तभी तो हमें वो महाद्वीप बने हुए दिखाई देते हैं, कंटिनेंट्स। ठीक है, चारों तरफ से समुद्र से घिरा और बीच में आ जाती है कोई भूमि, तो वो इसी प्रकार से होता है, ऐसे ही होता है। ठीक है, तो ये भूमि मान लीजिए ऊपर चली गई, सागर चला जाएगा नीचे, तो फिर जो यहाँ पे इसकी जो मेन भूमि रहेगी ना, यहाँ पर आओ दिखाती हूँ, यहाँ पे देखो पूरी ये जमीन है, फिर ये बीच में क्या आ गया, बीच में मान लीजिए महासागर है। ठीक है, इधर भी क्या है, इधर भी जमीन है और बीच में ये जमीन यानी क्या, वही कंटिनेंट है, और फिर ये महासागर है। अब अर्थ के इंटीरियर वाले पार्ट में हलचल होती जा रही है, तो मान लो ऐसा हो सकता है कभी कभी कि ये वाला जो हिस्सा है ना, ये पूरा के पूरा ऊपर चला जाए, और जब ये ऊपर चला जाएगा पानी के ऊपर, तो ये बन जाएगा आप लोगों का कंटिनेंट। ठीक है, और जो मेन पार्ट है ना, वो यहाँ पे डूब भी सकता है, मेन पार्ट जो रहेगा वो डूब जाएगा पानी के अंदर, और वो महासागर का क्या बन जाएगा, सरफेस बन जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से जो कंटिनेंट्स हैं वो डेवलप होते हैं। तो आइए जरा हम समझते हैं, मैंने आपको यहाँ तक बताया था ना कि बिकॉज ऑफ दिस मूवमेंट्स अ वास्ट पार्ट ऑफ द अर्थ क्रस्ट इज अपलिफ्टेड, यानी वो ऊपर उठ जाता है, गेट सबसाइडेड। When the part of the earth's crust is uplifted, यानी जब वो ऊपर की तरफ चला जाता है, continents are formed, तब जाके ये कंटिनेंट जो है वो फॉर्म होते हैं। Therefore these movements are called, इसीलिए इस मूवमेंट को क्या कहा जाता है, कंटिनेंट बिल्डिंग मूवमेंट्स कहा जाता है। एक्सटेंसिव प्लेटो, मतलब जो हम लोग बड़े बड़े ये प्लेट्स देखते हैं, क्योंकि हमारा जो कंटिनेंट है, याद रखना हमेशा वो प्लेट्स के ऊपर ही टिका है, तो ये जो प्लेटोज आप देखते हो राइट, तो वो इससे ही फॉर्म होता है। इफ द ओरिजिनली कंटिनेंटल, और जो मैंने आपको बताया ना, जो ओरिजिनल कंटिनेंट होता है वो नीचे की तरफ चला जाता है और फिर वो सी बेड का क्या बन जाता है, पार्ट बन जाता है। तो इस प्रकार से होता है आप लोगों का कंटिनेंट बिल्डिंग। ओके, चलो बताओ यहाँ तक समझ आया कि नहीं, लिख लोगे एग्जाम में अगर आपको आया तो। ठीक है, चलिए देख लीजिए, यहाँ पर हमने जो ये स्लो मूवमेंट थे उनको पूरा स्टडी कर लिया है, सारी चीजें मैंने आपको बता दी हैं। अब इसमें जो आगे वाले टॉपिक्स है ना, देखो वो क्या है, सडन मूवमेंट। सडन मूवमेंट में क्या क्या आ जाएगा, एक तो हमारा ये अर्थक्वेक आएगा, दूसरा हमारा वोल्केनिक इरप्शन आएगा। तो ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाने वाली हूँ, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था कि इस चैप्टर के लिए मैं 2 पार्ट की वीडियो बनाऊंगी। चलो यहाँ तक में अगर किसी को कुछ भी डाउट हो तो यस कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं आप सभी लोग। और यहाँ तक अभी से मतलब मैंने आपको स्टार्टिंग से लेकर के जो भी पढ़ाया है ना, इसमें इंपॉर्टेंट चीजें क्या है मैं आपको बता देती हूँ। देखो पहली चीज तो इंपॉर्टेंट ये है कि फोल्ड माउंटेन किस प्रकार से बनते हैं वो याद रख लेना, और दूसरा यहाँ पर ब्लॉक माउंटेन कैसे बनते हैं वो आप याद रखिएगा, और तीसरी बात क्या है, रिफ्ट वैली। ठीक है, ये तीनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, और कंटिनेंट्स किस प्रकार से फॉर्म होते हैं, मतलब ये 4 चीजों को अच्छे से याद कर लिया आपने तो समझो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए बस आज के लिए इतना ही, अभी कल मिलते हैं, और कल के लेक्चर में हम क्या करेंगे, कल यानी कि नेक्स्ट वीडियो आप देख सकते हो आगे वाले टॉपिक्स के लिए। ठीक है, चलिए तो फिर चलते हैं, बाय बाय एवरीवन।